रूस यूक्रेन जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां कई बरसों बाद पहली मर्तबा हालात आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन के हक में तब्दील होने लगे हैं। अगर रूस की हालिया फौजी कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। जंग के इब्तदाई बरसों में रूस ने निस्बतन तेजी से पेशकदमी की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी रफ्तार मुसलसल सुस्त होती गई। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत शुरू की, जिसके नतीजे में वो यूक्रेन के तकरीबन 7% इलाके पर कंट्रोल कायम करने में कामयाब हो गया। इसके बाद फरवरी 2022 में भरपूर हमला शुरू हुआ। इब्तदाई चंद हफ्तों में रूस ने बर्क रफ्तारी से पेशकदमी करते हुए तकरीबन 27% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर लिया। उस वक्त बहुत से मुबस्सरीन को लगने लगा था कि शायद यूक्रेन ज्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं कर सकेगा, लेकिन हालात जल्द बदल गए। यूक्रेनी अफवाज की गैर मुतवक्के जवाबी कार्रवाइयों ने न सिर्फ रूसी पेशकदमी रोक दी बल्कि उसे मुतअद्दिद इलाकों से पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया। चुनांचे नवंबर 2022 तक रूस का ज़ेरे कब्जा इलाका कम होकर तकरीबन 18% रह गया। इसके बाद जंग एक नए मरहले में दाखिल हुई, जहां तेज रफ्तार पेशकदमियों की जगह एक तवील, खूनरेज और थका देने वाली जंग यानी एट्रिशनल वारफेयर ने ले ली। ऐसी जंग जिसमें चंद किलोमीटर जमीन हासिल करने के लिए भी महीनों शदीद लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और दोनों जानिब भारी जानी नुकसान होता है। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 3.5 बरस में रूस अपनी तमाम फौजी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद सिर्फ मजीद 1.5% यूक्रेनी इलाका ही अपने कब्जे में शामिल कर सका है। अंदाजों के मुताबिक नवंबर 2022 के बाद सिर्फ इसी इजाफी 1.5% इलाके पर कब्जा हासिल करने के लिए रूस के 10 लाख से ज्यादा फौजी या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हुए हैं। अगर नवंबर 2022 से पहले के नुकसानात भी शामिल किए जाएं तो अंदाजा है कि अब तक रूस के मजमूई हलाक और जख्मी फौजियों की तादाद 12 लाख से तजावुज कर चुकी है। बरतानवी और स्वीडिश इंटेलिजेंस इदारों की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इनमें तकरीबन 5 लाख फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि बाकी शदीद या मामूली जख्मी हुए हैं। जंग शुरू होने से पहले रूस में लड़ने की उम्र के जितने मर्द मौजूद थे उनमें से तकरीबन 3% अब तक या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। किसी भी मुल्क के लिए ये इंतहाई संगीन सूरत हाल समझी जाती है। ऐसे अदादो शुमार अमूमन पहली या दूसरी जंग अजीम जैसी बड़ी जंगों में देखे गए, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि रूस के नुकसानात कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी ज़राए के मुताबिक 2026 के आगाज से रूस को हर माह औसतन तकरीबन 35,000 फौजियों का नुकसान या तो हलाक या जख्मी फौजियों की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर ये अंदाजे हकीकत के करीब हैं तो इसका मतलब है कि रूस को पहली मर्तबा अफरादी कुव्वत के हवाले से हकीकी मुश्किलात का सामना होने लगा है। इससे पहले यानी 2024 और 2025 में रूस जितने फौजी खोता था उससे ज्यादा तादाद में नए अफराद फौज में भर्ती कर लेता था। इसकी बड़ी वजह वो गैर मामूली मराहत थी जो रूसी हुकूमत नए भर्ती होने वालों को दे रही थी। खास तौर पर गरीब और देही इलाकों के नौजवानों के लिए फौज में शमूलियत एक पुरकशिश माशी मौका बन गई थी। जंग पर सिर्फ 1 साल खिदमत अंजाम देने वाला सिपाही रूस की औसत सालाना आमदनी से 7 या 8 गुना ज्यादा रकम हासिल कर लेता था। इसके साथ कर्जों की माफी, मुफ्त आला तालीम और बाद इलाकों में मुफ्त जमीन जैसे इजाफी फवायद भी दिए जा रहे थे। इसलिए 2025 तक जब रूस के माहाना नुकसानात तकरीबन 23,000 फौजियों के लगभग थे, हुकूमत मतलूबा तादाद में नए सिपाही भर्ती करने में कामयाब रहती थी। लेकिन 2026 में सूरत हाल बदलना शुरू हुई। अब जबकि माहाना नुकसानात बढ़कर तकरीबन 35,000 तक पहुंच चुके हैं, वही माली मराहत भी पहले जैसा नतीजा नहीं दे रही। बज़ाहिर ये मामूली तब्दीली महसूस होती है, लेकिन तवील जंगों में अक्सर यही मरहला मुस्तकबिल के नताइज का तयन करता है। इधर यूक्रेन भी शदीद जानी नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। अगरचे तादाद के एतबार से इसके नुकसानात रूस से कम हैं, लेकिन आबादी के तनासब से ये कहीं ज्यादा संगीन है और यही वो हकीकत है जिसने इस जंग को जदीद तारीख की सबसे महंगी और तबाहकुन जंगों में शामिल कर दिया है। अगर टोटल नंबर्स का जायजा लिया जाए तो बज़ाहिर रूस यूक्रेन के मुकाबले में कहीं ज्यादा जानी नुकसान उठा रहा है, लेकिन जंगी माहिरीन के नजदीक फैसला कुन चीज सिर्फ हलाक या जख्मी फौजियों की तादाद नहीं होती, बल्कि ये होता है कि नुकसान किसी मुल्क की आबादी और अफरादी कुव्वत के मुकाबले में कितना बड़ा है। इस जाविये से देखा जाए तो यूक्रेन की सूरत हाल कहीं ज्यादा तशवीशनाक दिखाई देती है। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अंदाजे के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक यूक्रेन के तकरीबन 6 लाख फौजी या तो हलाक या जख्मी हो चुके हैं। अगरचे ये तादाद रूस के तकरीबन 12 लाख मजबूरी नुकसानात से आधी है, लेकिन यूक्रेन की आबादी रूस के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए इस जंग ने यूक्रेन की लड़ने की उम्र के मर्दों पर कहीं
कहीं ज्यादा गहरा असर डाला है। तखमीनों के मुताबिक इस जंग में यूक्रेन में लड़ने की उम्र के तकरीबन 7% मर्द या तो हलाक हो चुके हैं या जख्मी हुए हैं, जबकि रूस में यह तनासब तकरीबन 3% है। इब्तदा में रूसी अवाम को यकीन दिलाया गया था कि ये सिर्फ चंद दिनों की एक महदूद फौजी कार्रवाई होगी और यूक्रेन जल्द हथियार डाल देगा, लेकिन जनवरी 2026 में जंग ने एक ऐसी अलामती हद अबूर कर ली जिसने इन तमाम दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जिस ऑपरेशन को रूस ने 3 रोजा खसूसी फौजी ऑपरेशन कहा था वो अब 1418 दिन से तजावुज कर चुका है। ये 1418 दिन महज एक अदद नहीं बल्कि इतने ही दिन सोवियत यूनियन ने दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ पूरी जंग लड़ी थी। यानी यूक्रेन की जंग अब रूस की कौमी तारीख की सबसे बड़ी जंग से भी ज्यादा तवील हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रूस अपने बुनियादी जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर सका। अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो सिर्फ मशरकी डोनबेस रीजन के बाकी मांदा हिस्से पर मुकम्मल कब्जा हासिल करने के लिए रूस को मजीद 2 से 3 साल दरकार हो सकते हैं। ये रूस के लिए इसलिए भी बड़ा मसला है क्योंकि पूरे डोनबेस रीजन पर कब्जा इस जंग का बुनियादी और नाकाबिले समझौता हदफ करार दिया जाता रहा है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने फौज को हुक्म दिया है कि 2026 के इख्तिताम तक पूरे डोनबेस रीजन पर कब्जा मुकम्मल किया जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस हदफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसला ये है कि अब इसके सामने वो खुले मैदान नहीं जहां 2022 में बरक रफ्तारी से पेशकदमी मुमकिन थी। अब उसे मजबूत दिफाई पट्टियों, किलाबंद शहरों और ऐसे इलाकों का सामना है जिन्हें यूक्रेन ने कई बरसों से मुसलसल मजबूत बनाया है। इसीलिए लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, सुस्त और महंगी साबित हो रही है। रूस के लिए सबसे तशवीशनाक तब्दीली 2026 के मौसम बहार में सामने आई। अप्रैल 2026 के अदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ एक माह में रूस तकरीबन 116 मुरब्बा किलोमीटर इलाके से महरूम हो गया। सूरत हाल सिर्फ अप्रैल तक महदूद नहीं रही, मई में भी रूस मजीद इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अगर गुज़श्ता बरस से मुवाज़ना किया जाए तो फर्क मजीद वाज़ेह हो जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार के मुताबिक दिसंबर 2024 से मई 2025 तक रूस ने तकरीबन 516 मुरब्बा किलोमीटर यूक्रेनी इलाका अपने कब्जे में लिया, लेकिन इसी अरसे में 2026 के दौरान रूस को तकरीबन 280 मुरब्बा किलोमीटर इलाका खोना पड़ा। जंग के तकरीबन तमाम बड़े हिस्सों पर रूसी पेशकदमी इंतहाई सुस्त पड़ चुकी है, जबकि कई इलाकों में अमली तौर पर जमूद की सी कैफियत हो गई है। ऐसे हालात में रूस के लिए न सिर्फ 2026 बल्कि 2028 तक भी पूरे डोनबेस रीजन पर कब्जा हासिल करना बहुत मुश्किल नजर आता है। यही एक बुनियादी सवाल जन्म लेता है, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि वही रूसी फौज जिसने इब्तदाई दिनों में बर्क रफ्तारी से पेशकदमी की थी, अब उसकी पेशकदमी रुकी ही नहीं बल्कि वो पीछे हटने पर मजबूर भी हो रही है। क्या इसकी वजह सिर्फ मैदान जंग की मुश्किलात हैं या फिर इसके पीछे रूस की मईशत, वसाइल और मजमूई कौमी ताकत में भी ऐसी दरारें पैदा हो चुकी हैं जो अभी पूरी तरह नजर नहीं आ रही? इस सवाल का जवाब हमें रूस की मईशत में मिलता है। किसी भी तवील जंग का फैसला सिर्फ मैदान जंग में नहीं होता। तारीख गवाह है कि बहुत सी जंगें टैंकों और तोपों से पहले मईशत के महाज पर हार दी जाती हैं। इसलिए अब सबसे अहम सवाल यही बनता जा रहा है कि क्या रूस वाकई इतना माशी तौर पर मजबूत है जितना उसके सरकारी आदादो शुमार जाहिर करते हैं, या फिर इस मजबूती के पीछे एक मुख्तलिफ हकीकत छुपी हुई है। रूसी हुकूमत मुसलसल दावा करती रही है कि जंग और मगरबी पाबंदियों के बावजूद मुल्क की मईशत न सिर्फ मुस्तहकम रही बल्कि 2020 से 2024 के दौरान रूस की GDP में तकरीबन 13% इजाफा भी हुआ है। अगर सिर्फ यही अदादोशुमार देखे जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि मगरबी पाबंदियां रूस को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन हालिया महीनों में सामने आने वाले तज्जियों ने इस सरकारी बयानिए पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये होने वाले एक मजमून में स्वीडिश वजीर खारजा मारिया मालमर ने बताया कि स्वीडिश हुकूमत ने रूस की मुआशी सरगर्मियों का अंदाजा लगाने के लिए एक गैर रिवायती तरीका अख्तियार किया है। उस तहकीक में रात के वक्त सैटेलाइट से नजर आने वाली रोशनियों का तज्जिया किया गया, क्योंकि सनती सरगर्मियों और मुआशी पैदावार का एक अहम इशारा शहरों और सनती इलाकों की रात की रोशनियां भी समझी जाती हैं। इस तहकीक के नतायज रूस के सरकारी दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। स्वीडिश तज्जिये के मुताबिक 2020 से 2024 के दौरान रूसी मईशत में इजाफा नहीं बल्कि तकरीबन 8% कमी वाक़ई हुई। अगर ये अंदाजा हकीकत के करीब है तो इसका मतलब ये है कि रूस की हकीकी माशी हालत सरकारी अदादो शुमार के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर है। महंगाई के हवाले से भी ऐसी ही सूरत हाल सामने आती है। रूस ने 2024 में अफरात ज़र तकरीबन 10% जाहिर किया, लेकिन इसी साल रूसी मरकजी बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 21% कर
दी। माशी असूलों के मुताबिक अमूमन मरकजी बैंक शरह सूद उस वक्त बढ़ाते हैं जब उन्हें महंगाई के बहुत संगीन खतरात लाहक हों। इसीलिए मुतअद्दिद माहिरीन का ख्याल है कि रूस में हकीकी महंगाई सरकारी दावों से कहीं ज्यादा हो रही है और 2026 में भी यही सूरत हाल बरकरार है। रूस इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ एक तरफ आबादी मुसलसल कम हो रही है, जबकि दूसरी तरफ लाखों अफराद या तो फौज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं या दिफाई सनत में मसरूफ हैं। इसके नतीजे में मईशत के दूसरे शोबों में मजदूरों की कमी पैदा हो रही है, उजरतें बढ़ रही हैं और यही अवामिल महंगाई को मजीद हवा दे रहे हैं। जब तक जंग जारी रहेगी ये दबाव भी बरकरार रहने का इम्कान है। रूसी फौज मुसलसल जानी नुकसान उठा रही है, महंगाई बरकरार है, रियासती सेंसरशिप में इजाफा हो रहा है और इंटरनेट और ज़राए अबलाग पर पाबंदियां पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। 2025 के वस्त में यूक्रेन ने मैदान जंग में भी अपनी हिकमत अमली बुनियादी तौर पर तब्दील करना शुरू कर दी और यही तब्दीली अब वाज़ेह नताइज देना शुरू हो गई है। मार्च 2025 में सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में कहा था कि जंग रूस ने शुरू की थी, इसलिए अब जंग का प्रेशर भी रूस ही के अंदर महसूस होना चाहिए। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं था बल्कि आने वाली फौजी हिकमत अमली का वाज़ेह ऐलान था। इसके बाद यूक्रेन ने बड़ी ज़मीनी जवाबी कार्रवाइयों पर इन्हसार कम करना शुरू कर दिया। इसकी वजह भी वाज़ेह थी। 2023 और 2024 की कार्रवाइयों ने साबित कर दिया था कि कब्जा शुदा इलाकों को बरह रास्त वापस लेने की कोशिश इंतहाई महंगी साबित हो रही है और दोनों जानिब भारी जानी नुकसान का बहस भी बन रही है। इस नई हिकमत अमली का मकसद रूसी फौज के साथ बरह रास्त टकराव की बजाय उसकी मईशत, रसद, जंगी ढांचे और अवामी हौसले को बैक वक्त निशाना बनाना था। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें कम वसाइल इस्तेमाल करके दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 2024 के शुरू में रूस ने ऑवडिवका पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूक्रेन को दिफाई पोजीशन अख्तियार करना पड़ी। इसी अरसे में इसे तोपखाने के गोलों की शदीद कमी और अमरीकी फौजी इमदाद में ताखीर जैसे मसाइल का भी सामना था। ऐसे हालात में नई टेक्नोलॉजी अख्तियार करने के अलावा उसके पास कोई मुअस्सर रास्ता बाकी नहीं बचा था। यहीं से ड्रोन जंग के एक नए बाब का आगाज हुआ। रिवायती तोपखाने की कमी पूरी करने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स के बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी और चंद ही महीनों में उसकी पैदावार हैरान कुन रफ्तार से बढ़ने लगी। आज सूरत हाल ये है कि यूक्रेन की 150 से ज्यादा मकामी कंपनियां हर साल लाखों फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन तैयार कर रही हैं, जिनमें लाखों मुसलसल महाज पर इस्तेमाल भी हो रहे हैं। लेकिन रूस भी खामोश नहीं बैठा। उसने भी तकरीबन इसी रफ्तार से अपने ड्रोन प्रोग्राम को वसअत दी है, जिसके नतीजे में पूरा महाज एक नई किस्म की जंग में तब्दील हो गया है। आज तकरीबन 745 मील तवील फ्रंट लाइन के दोनों जानिब 15 से 30 मील गहराई तक एक ऐसा मोहल्लक इलाका बन चुका है जहां हर लम्हा सैकड़ों बल्कि हजारों ड्रोन निगरानी कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जंग का एक नया चेहरा है, एक ऐसा फिदाई हसार जिसमें दाखिल होना दोनों फरीकों के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और महंगा साबित हो रहा है। मैदान जंग में ड्रोन्स की बढ़ती हुई मौजूदगी ने सिर्फ लड़ाई का तरीका ही नहीं बदला बल्कि जख्मी फौजियों के जिंदा बचने के इम्कानात भी बुरी तरह मुतासिर किए हैं। माजी में जब कोई फौजी जख्मी होता था तो हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस या बख्तरबंद तिब्बी गाड़ी के जरिए इसे निस्बतन महफूज अंदाज में मैदान जंग से निकाल लिया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। आज फ्रंट लाइन के करीब तकरीबन हर रास्ता मुसलसल फिजाई निगरानी में रहता है। बारूद से लैस खुदकुश ड्रोन हर वक्त फिजा में मंडला रहे होते हैं और जैसे ही किसी गाड़ी या इमदादी टीम की नकलो हरकत दिखाई देती है, चंद लम्हों में उस पर हमला हो सकता है। इसी वजह से जख्मी फौजियों को बर वक्त भी इमदाद पहुंचाना पहले इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत से जख्मी सिपाही कई घंटे बल्कि बाद औकात कई दिन तक मैदान जंग में पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें महफूज मकाम तक मुंतकिल करना मुमकिन नहीं होता। इस तब्दीली ने हलाकतों और जख्मियों के तनासब को भी बदल कर रख दिया है। वो फौजी जो पहले बर वक्त भी इमदाद मिलने से बच जाते थे, अब उनमें से एक बड़ी तादाद इलाज न मिलने के बाद जान से हाथ धो बैठती है। तखमीनों के मुताबिक इस वक्त मैदान जंग में होने वाले तकरीबन 70% रूसी और यूक्रेनी जानी नुकसानात की बड़ी वजह यही ड्रोन्स हैं। दोनों मुल्कों ने अपने दिफाई लाइनों के सामने ड्रोन्स का एक ऐसा हिफाजती हसार कायम कर लिया है जिसे अबूर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसीलिए बड़े पैमाने पर बख्तरबंद हमले जो गुज़श्ता सदी की जंगों की पहचान समझे जाते थे, अब तकरीबन नाकाबिले अमल होते जा रहे हैं। ताहम यूक्रेन ने अपनी हिकमत अमली सिर्फ मुख्तसर फासले तक मार करने वाले FPV ड्रोन्स तक महदूद नहीं रखी।
अगरचे ये ड्रोन अमूमन 100 किलोमीटर से कम फासले तक मौसर रहते हैं, लेकिन इसके साथ यूक्रेन ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले जदीद ड्रोन की तैयारी में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया है। ये ड्रोन तकरीबन 300 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक 2026 में इन ड्रोन की पैदावार गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 5 गुना बढ़ चुकी है। यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल भी एक वाज़ेह मनसूबाबंदी के तहत किया है। असल हदफ रूसी फौज की वो सप्लाई लाइनें थीं जिनके बगैर महाज पर मौजूद अफवाज ज्यादा देर तक लड़ाई जारी नहीं रख सकती। इसी मकसद के लिए शाहराएं, गोला बारूद के जखीरे, ईंधन के डिपो, फौजी छावनियां, फिजाई दिफाई निज़ाम, रडार स्टेशन, ड्रोन्स के गोदाम और दीगर लॉजिस्टिक मराकज मुसलसल निशाना बनाए जाने लगे हैं। इन हमलों का सबसे नुमाया मरकज M14 रोड है। ये अहम शाहराह रूस के शहर रोस्ताफ ऑन डॉन से शुरू होकर मकबूजा मारियोपोल से गुजरती हुई क्रीमिया तक जाती है और जनूबी महाज पर रूसी फौज के लिए रसद पहुंचाने की अहम तरीन गुजरगाहों में शुमार होती है। तजियाकारों के मुताबिक गुज़श्ता चंद महीनों में इस शाहराह पर यूक्रेन के 125 से ज्यादा दरमियाने फासले के ड्रोन हमले रिकॉर्ड किए गए। इन हमलों में बड़ी तादाद में रूसी फौजी ट्रक तबाह हुए जो गोला बारूद, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और ताज़ा कमक महाज तक पहुंचा रहे थे। इसका बरह रास्त नतीजा ये निकला कि रूस के लिए अगली सफों तक बर वक्त रसद पहुंचाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने लगा। बाद रूसी ब्लॉगर्स ने यहाँ तक दावा किया है कि इन हमलों की वजह से क्रीमिया के बाद इलाकों में ईंधन की शदीद किल्लत पैदा होने लगी है। यकीनन रूस ने भी जवाब में अहम शाहराहों के ऊपर धाती जाल नस्ब किए हैं, सिग्नल जैमर लगाए और मुख्तलिफ इंसदाद ड्रोन निज़ाम तैनात करना शुरू किए। लेकिन ऐसे हिफाजती इक़दामात न सिर्फ महंगे हैं बल्कि इन्हें मुकम्मल करने में भी खासा वक्त दरकार होता है। दूसरी तरफ रूस अपनी फौजी नकलो हमल भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सका, क्योंकि महाज पर लड़ने वाली अफवाज को हर रोज असला, ईंधन, खुराक और नई नफरी की जरूरत होती है। इसी सिलसिले में 27 मई को यूक्रेन ने दावा किया कि उसके मुसलसल हमलों ने रूस को R-280 शाहराह के बाद हिस्सों पर भारी फौजी ट्रैफिक महदूद करने पर मजबूर कर दिया है। ये शाहराह मकबूजा मारियोपोल, मेलिटोपोल और क्रीमिया को आपस में मिलाती है और जनूबी महाज के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। अगर वाकई इस शाहराह पर फौजी नकलो हरकत महदूद हुई है तो इसका मतलब है कि रूस की जनूबी दिफाई लाइन की रसद भी मुतासर होना शुरू हो गई है। लेकिन यूक्रेन की हिकमत अमली सिर्फ सप्लाई लाइनों तक महदूद नहीं रही। इसने जंग का दायरा मजीद वसी करते हुए रूस की मईशत को बरह रास्त निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी मकसद के लिए तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया गया। इन हमलों में सबसे नुमाया हदफ रूस की तेल और गैस तंसीबात और बंदरगाहें हैं। इसके पीछे एक वाज़ेह हिकमत अमली है। रूस की जंगी मशीन बड़ी हद तक तेल और गैस से हासिल होने वाली आमदनी पर ही चलती है। अगर इसी आमदनी को नुकसान पहुंचाया जाए तो जंग जारी रखना खुद ब खुद ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इस दौरान एक और अहम बैनुल-अक़वामी वाक़या पेश आया। 2026 में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसके जवाब में ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में जहाज रानी महदूद कर दी। इस इक़दाम से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। ज्यादातर आलमी तज्जियाकारों का ख्याल था कि इस सूरत हाल से रूस को बेपनाह फायदा होगा और तेल और गैस की इजाफी आमदनी उसकी जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करेगी। लेकिन यूक्रेन ने इस मौका से भी रूस को खुलकर फायदा उठाने का मौका नहीं दिया। सिर्फ अप्रैल और मई 2026 के दौरान यूक्रेन ने रूस की कम से कम 20 ऑयल रिफाइनरियों और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स को निशाना बनाया। इनमें सबसे नुमाया हमला बहरा अस्वद के साहिल पर वाक़े तोआब से ऑयल रिफाइनरी और बरामदी टर्मिनल पर किया गया। इस हमले के नतीजे में शदीद आग भड़क उठी, बड़े पैमाने पर तेल समंदर में फैल गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक आलूदगी ने रूसी साहिल के तकरीबन 50 किलोमीटर हिस्से को मुतासर किया। मकामी इतलात के मुताबिक बाद इलाकों में बारिश के साथ तेल और राख भी जमीन पर गिरी, जिससे मिट्टी आलूदा हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दरअसल यूक्रेन की नई हिकमत अमली का ऐलान था। एक ऐसी हिकमत अमली जिसका मकसद सिर्फ रूसी फौज को नहीं बल्कि इस पूरे मुआशी ढांचे को निशाना बनाना था जो इस जंग को जिंदा रखे हुए है। यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाले हमले अब सिर्फ ऑयल रिफाइनरियों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि रफ्ता रफ्ता मगरबी रूस के एक वसी हिस्से को भी अपनी लपेट में लेने लगे हैं। 2026 के दौरान यूक्रेनी ड्रोन्स और मिसाइल शुमाल में सेंट पीटरबर्ग से लेकर मास्को, जनूब में कफकाज और मशरिक में तकरीबन यूराल के दामन तक मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाते रहे हैं। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही फैलाना नहीं था, बल्कि रूस को ये एहसास दिलाना भी था कि अब जंग सिर्फ यूक्रेन की सरजमीन तक महदूद नहीं रहेगी।
گی بلکہ اس کے اثرات روس کے اندر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ان حملوں کے معاشی نتائج بھی سامنے آنے لگے۔ بلومبرگ کے مطابق مارچ 2026 میں روس کی سمندری راستے سے ہونے والی تیل کی برآمدات میں تقریباً 3 لاکھ بیرل یومیہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اپریل میں روس کی آئل ریفائنریوں کی مجموعی پیداوار کم ہو کر تقریباً 4.69 ملین بیرل یومیہ رہ گئی، جو دسمبر 2009 کے بعد سب سے کم سطح سمجھی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی غیر معمولی تھی کہ اسی عرصے میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ عام حالات میں روس جیسے بڑے برآمد کنندہ کو اس سے اربوں ڈالر کا اضافی فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یوکرین کے مسلسل حملوں نے اس متوقع مالی فائدے کا بڑا حصہ غیر مؤثر بنا دیا۔ یعنی ایک طرف تیل مہنگا ہو رہا تھا جبکہ دوسری طرف روس کی پیداوار، ریفائننگ اور برآمدی صلاحیت مسلسل دباؤ کا شکار تھی۔ یوکرین نے اس پوری حکمت عملی کو ایک خاص نام بھی دیا ہے۔ وہ ان حملوں کو کائنیٹک سینکشنز یعنی فوجی کارروائیوں کے ذریعے عائد کی جانے والی پابندیاں قرار دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اقتصادی پابندیاں روس کو مطلوبہ حد تک کمزور نہیں کر پا رہی تو اس کی آمدنی کے ذرائع کو براہ راست فوجی کارروائیوں سے نشانہ بنایا جائے۔ ان حملوں کا ایک اور بھی اثر سامنے آیا۔ روس بھر میں تیل اور گیس کمپنیاں اپنی ریفائنریوں، کارخانوں اور بندرگاہوں کے تحفظ کے لیے بھاری سرمایہ خرچ کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ سگنل جیمرز، فضائی نگرانی کے نئے نظام، میٹل ڈیفنس نیٹ ورک، اینٹی ڈرونز آلات اور فضائی دفاعی نظام کی تنصیب پر اخراجات مسلسل بڑھنے لگے۔ گویا یوکرین صرف حملے ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ روس کو اپنے دفاع پر بھی مسلسل زیادہ وسائل خرچ کرنے پر مجبور بھی کر رہا ہے۔ اسی دوران فروری 2026 میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی جس نے روسی افواج کی مواصلاتی صلاحیت کو مزید متاثر کیا۔ اسپیس ایکس نے مقبوضہ یوکرینی علاقوں میں روسی فوج کے زیر استعمال غیر قانونی اسٹارلنک ٹرمینلز کو ان ایکٹیو کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق روسی فوج بڑی تعداد میں اسمگل شدہ اسٹارلنک ٹرمینلز استعمال کر رہی تھی جن کے ذریعے محاذ پر موجود یونٹ آپس میں رابطہ رکھتے، ڈرونز آپریشنز چلاتے اور تیز رفتار معلومات کا تبادلہ کرتے تھے۔ بعد ازاں یوکرینی حکومت نے اسپیس ایکس کے ساتھ مل کر ان تمام غیر قانونی اسمگل شدہ ٹرمینلز کی نشاندہی کی، جس کے بعد انہیں مرحلہ وار بند کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد روسی افواج کو ایک مرتبہ پھر روایتی مواصلاتی نظام پر زیادہ انحصار کرنا پڑا۔ بہت سے روسی ڈرون آپریٹرز دوبارہ بیرونی اینٹینے استعمال کرنے لگے جنہیں یوکرینی کاؤنٹر ڈرونز یونٹ بآسانی تلاش کر کے تباہ کر سکتے تھے۔ یوں یہ اقدام بھی روسی فوج کے لیے ایک نئی مشکل بن گیا۔ اسی دوران یورپ کی سیاست میں بھی ایک اہم تبدیلی رونما ہوئی۔ اپریل 2026 میں ہنگری کے طویل عرصے سے برسر اقتدار وزیر اعظم وکٹر اوربان عام انتخابات میں شکست کھا گئے اور ان کی جگہ پیٹر میگیار اقتدار میں آئے۔ یہ تبدیلی یوکرین کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی سمجھی گئی کیونکہ اوربان کئی مہینوں سے یورپی یونین کے 90 بلین یورو کے قرض پیکج کو ویٹو کیے ہوئے تھے۔ پیٹر میگیار نے اقتدار سنبھالتے ہی اس ویٹو کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد یوکرین کے لیے اس بڑے مالی پیکج کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ قرض بغیر سود کے فراہم کیا جانا تھا، جبکہ برسلز کی امید تھی کہ مستقبل میں اس کی رقم روس سے حاصل ہونے والی ممکنہ جنگی ہرجانے سے واپس وصول کی جا سکے گی۔ صرف مالی امداد ہی نہیں بلکہ عسکری تعاون بھی مسلسل بڑھنے لگا۔ جرمنی اور یوکرین نے باویریا میں ہزاروں مصنوعی ذہانت سے لیس درمیانے فاصلے کے جدید ڈرونز تیار کرنے میں مشترکہ منصوبے پر اتفاق کیا۔ برطانیہ بھی یوکرین کے ساتھ مشترکہ طور پر جنگی ڈرون تیار کر رہا ہے، جبکہ ڈنمارک یوکرین کے شہر یوپلن میں راکٹ ایندھن کے مشترکہ پیداوار کے منصوبے میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ یہ تمام منصوبے اس بات کی علامت تھے کہ مغربی ممالک اب صرف ہتھیار فراہم نہیں کر رہے بلکہ یوکرین کی دفاعی صنعت کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس کی سب سے دلچسپ مثال امریکہ سے سامنے آئی۔ 2026 میں ایران کے ڈرون حملوں نے خلیج میں امریکی فضائی دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ رپورٹس کے مطابق نسبتاً کم قیمت والے ایرانی ڈرونز نے 1.3 ارب ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ کر دیا، جبکہ ان حملوں کی لاگت چند گاڑیوں کی قیمت سے بھی کم تھی۔ اس واقعے نے امریکی عسکری حلقوں کو یہ احساس دلایا کہ مستقبل کی جنگوں میں ڈرون ٹیکنالوجی روایتی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسی پس منظر میں امریکہ نے تقریباً 200 یوکرینی کاؤنٹر ڈرون ماہرین کو خلیج میں مدعو کیا تاکہ وہ امریکی افواج کو جدید ڈرون حملوں کا مقابلہ کرنے کی تربیت دے سکیں۔ یہ پیش رفت اس حقیقت کی علامت تھی کہ یوکرین اب صرف اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ وہ مستقبل کی جنگوں کا ایسا تجربہ گاہ بن چکا ہے جہاں سے اس کے مغربی اتحادی بھی نئی عسکری حکمت عملیاں اور ٹیکنالوجی سیکھ رہے ہیں۔
यूक्रेन ने 2025 के दरमियान से जो नई हिकमत अमली अख्तियार की, उसके असरात अब 2026 में वाज़े तौर पर दिखाई देने लगे हैं। ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि जंग का फैसला हो चुका है, लेकिन कई बरसों बाद पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैदान जंग का तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो चुका है। रूस को इस वक्त बैक वक्त कई मुख्तलिफ महाजों पर दबाव का सामना है। एक तरफ उसकी पेशकदमी तकरीबन रुक चुकी है, बाज़ इलाकों में उसे पसपाई का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसकी सप्लाई लाइनें मुसलसल हमलों की जद में हैं। इधर तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेनी ड्रोन्स रूस की तेल और गैस की सनत, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तंसीबात को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, जिससे जंग के माली अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसी दौरान मईशत पर दबाव, बढ़ती हुई महंगाई, अफरादी कुव्वत की कमी और गिरती हुई अवामी मकबूलियत जैसे अवामिल भी क्रेमलिन के लिए नई आजमाइश बनते जा रहे हैं। इन तमाम हालात को सामने रखा जाए तो महसूस होता है कि रूस के लिए अपने कम अज कम जंगी अहदाफ हासिल करना पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। खास तौर पर अगर हदफ 2026 के इख्तिताम तक पूरे डोनबास रीजन पर कब्जा मुकम्मल करना है तो मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह मकसद हकीकत से काफी दूर दिखाई देता है। आज 4 बरस बाद हालात पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। जंग अपने 5वें साल में दाखिल हो चुकी है। ये दूसरी जंग अजीम के बाद रूस की सबसे तवील और खूनरेज जंग बन चुकी है। लाखों फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। इंटरनेट पर सेंसरशिप पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। यूक्रेनी ड्रोन हमले रूस के अंदर मुसलसल गहराई तक पहुंच रहे हैं। महाज पर रूसी फौज की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है, जबकि इससे पहले वागनर ग्रुप की बगावत जैसे वाकयात भी ये साबित कर चुके हैं कि अगर हालात मजीद बिगड़े तो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम भी पैदा हो सकता है। अब असल सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि रूस के पास कितने फौजी बाकी हैं, बल्कि ये भी है कि रूसी क़यादत अपने अवाम से मजीद कितनी कुर्बानी का मुतालबा कर सकती है। जब 2014 में रूसी फौज पहली मर्तबा यूक्रेन की सरहद अबूर करके क्रीमिया पर काबिज हुई थी, उसी लम्हे इस तनाज़े ने एक ऐसे दौर का आगाज कर दिया था जिसके असरात आज भी आलमी सियासत पर महसूस किए जा रहे हैं। वक्त किसके हक में फैसला देगा, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है कि जंग अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाला हर दिन सिर्फ मैदान जंग की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत का रुख भी बदल सकता है।